Hello students, welcome back to Prepon. We have done certain MCQs on art and culture. आज करते हैं certain MCQs on modern Indian history, which is another very important topic for UPSC examinations, for UPSC civil services, EPFO and other exams also. Recently notification for UPPSC is out और जल्दी ही उसका prelims होगा, तो ये सारे questions उसके लिए भी relevant हैं. So let us see certain questions on modern Indian history. So first question, first one, which of the following sites was obtained by the British as a result of a signing Treaty of Whitehall? अगर आपने पहला लेक्चर किया हो जो अभी 2-3 दिन पहले आया था, ऑनलाइन हुआ था, यू कुड आंसर दिस क्वेश्चन इजीली. कौन सी साइट्स इंग्लिश कंपनी को ट्रीटी ऑफ व्हाइट हॉल के थ्रू मिली थी? सो इट वाज पौंडीचेरी और बॉम्बे और मद्रास और सुतनुती. विच वाज द फैक्ट्री? सो यू नो, in 1668 they got Bombay. Earlier Charles II, there was a marriage alliance between Charles II, King of England, and a princess of Portugal, Catherine. In that, as a gift, Bombay was given to a King of England, and King of England rented out this Bombay to East India Company. So it was Bombay, and that treaty was called Treaty of Whitehall. So it was through Treaty of Whitehall that the King of England got this Bombay from Portuguese on the condition that the English company will look after the interest of life and safety of the Portuguese living in India. So that was Treaty of Whitehall. It was Bombay. Gerald Ongier was the first governor of Bombay. Pondicherry, Madras was again Francis Day. 1639 में they obtained Madras. And Sutnuti 1619 job Chardon. And Pondicherry was a French colony. We will discuss about Pondicherry in the upcoming lectures. So it was Bombay. Next question, which of the following trades were covered by the Dastak passes issued during 18th century? कुछ याद आया? पहले लेक्चर में दस्तक पासेस की बात की थी. कौन से व्यापार दस्तक पासेस में कवर्ड हुआ करते थे? Which of the following trades were covered by the दस्तक पासेस? You can tell. दस्तक पासेस का कंटेक्स्ट आपको याद है. Was it only for company goods? क्या ये कंपनी गुड्स के लिए हुआ करते थे, या प्राइवेट ट्रेड बाय कंपनीज मर्चेंट्स, या ट्रेड ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एज वेल? सो गो बैक टू योर मेमोरी बैंक, गो बैक टू योर लेक्चर, फाइंड आउट द आंसर. दस्तक पासेस जो इश्यू होते थे वो किस ट्रेड को कवर करते थे? याद होगा आपको, दस्तक कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड के अधिकार मिले थे. 1651 में मिले, औरंगजेब ने आगे बढ़ा दिया 1691 में. फर्रुख सीआर के फरमान ने 1717 में तो उसे और एक्सटेंड कर दिया, पूरे भारत में ही दे दिया लगभग. और दस्तक पासेस में ये था कि आप एक लमसम अमाउंट दे दिया करेंगे मुगल सरकार को, और आपका टोल चौकी पर सामान रोका नहीं जाएगा, उसे जाने दिया जाएगा. आपको ये पासेस शो करने होंगे. तो दस्तक पासेस कवर्ड द ट्रेड ऑफ कंपनी मर्चेंट. ओनली कंपनी का जो सामान होता था वही, उसी पे दस्तक पासेस लागू होते थे. मतलब वो सामान जो कंपनी भारत में खरीदती है एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर कंपनी भारत में इंटरनल ट्रेड करेगी तो उस पर लागू नहीं होगा. मतलब भारत में यहाँ से खरीद के यहाँ भेज दिया, उस पर लागू नहीं होगा. जो भारत में खरीदेगी अपने डिपो तक ले जाएगी, वहाँ से एक्सपोर्ट करेगी, सिर्फ उसी पे लागू होते दस्तक पासेस. कंपनी को प्राइवेट ट्रेड पे लागू नहीं है और इंडियन मर्चेंट्स के ऊपर भी लागू नहीं होते हैं. प्राइवेट ट्रेड क्या है मैंने आपको बताया था. ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी मर्चेंट्स को अलाउ कर दिया है कि आप भारत में भी व्यापार कर सकते हैं, सामान यहाँ से वहाँ खरीद कर बेच सकते हैं, ताकि उनकी इनकम को सप्लीमेंट मिले. सैलरीज कम मिला करती थी, तो प्राइवेट ट्रेड कवर नहीं था और इंडियन मर्चेंट्स का व्यापार भी इसमें कवर नहीं था। और यही इशू थी जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर वगैरह एक्चुअली हुई थी।
सो इट वॉज वन ओनली. सो अगेन रिविजन हो रहा है. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रैक्टिस ऑफ एक्सटेंडिंग मिलिट्री सपोर्ट टू इंडियन स्टेट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाई. कंटेक्स्ट समझा दूं आपको. ये जो यूरोपीय कंपनियां हैं ये भारतीय राज्यों की आपस की लड़ाइयों का फायदा उठाती हैं. एक राज्य को एक यूरोपियन देश सपोर्ट करता है, दूसरे राज्य को दूसरा देश सपोर्ट करता है. उनकी आपस की लड़ाइयों का ये फायदा उठाकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, उन राज्यों में घुस जाते हैं, ग्रेजुअली पॉलिटिकल पावर लेते हैं, फिर वो राज्य इनके अधीन आ जाते हैं, है ना. इस सिस्टम सब होने लगा है. तो ये अंग्रेज़ों ने किया, काफ़ी अच्छी तरीके से किया. लेकिन सबसे पहले इस प्रैक्टिस को किसने स्टार्ट किया था? हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ एक्सटेंडिंग मिलिट्री सपोर्ट टू द इंडियन स्टेट? किसने स्टार्ट किया था? फ्रांसीसियों ने, पोर्चुगीज ने, डच ने या फ्रेंच ने? किसने स्टार्ट किया था कि हम आपके राज्य को मिलिट्री सपोर्ट देंगे, उसके बदले आप हमको पैसा देंगे? क्या सब्सिडियरी अलायंस ऑफ वेलेस्ली था या उससे पहले लोग ये कर चुका था? इट वॉज डन बाई फ्रेंच ड्यूप्ले. जो फ्रेंच गवर्नर जनरल होता था ड्यूप्ले, ही स्टार्टेड दिस सिस्टम ऑफ एक्सटेंडिंग मिलिट्री सपोर्ट टू इंडियन स्टेट्स. साउथ में हैदराबाद और कर्नाटक में जो लड़ाइयाँ चल रही थी, सक्सेशन इश्यूज होती थी, वहीं पर जो फ्रेंच गवर्नर जनरल था ड्यूप्ले, उसने ही सिस्टम स्टार्ट किया था कि क्यों ना हम हैदराबाद और कर्नाटक में सपोर्ट करें वहाँ के सक्सेशन इश्यूज़ को और अपना पैर जमाएंगे व्यापार के लिए. तो दिस वॉज मोर रिफाइंड बाय द ब्रिटिश इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडियरी अलायंस बाय वेलेस्ली लेटर ऑन, बट इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाई फ्रेंच गवर्नर जनरल ड्यूप्ले. ही स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस ऑफ एक्सटेंडिंग मिलिट्री सपोर्ट. हम आपको सैनिक सहायता देंगे, इसके बदले आप हमको पैसा देंगे. पेड मिलिट्री सपोर्ट हम आपको देने को तैयार हैं. So this was started by French Governor General Duplessis. The most important Governor General of French company in India was Duplessis. Next question. Consider the following statements. Cornwallis, the Governor General Cornwallis, divested the collector of judicial powers. Divest माने है ले होता है ले लेना, वापस ले लिया, वापस ले लिया. West माने होता है दे देना. Cornwallis divested द कलेक्टर ऑफ ऑल द व्हाट जुडिशियल पावर्स. मतलब कलेक्टर के पास द रेवेन्यू पावर्स भी थी, जुडिशियल पावर्स भी थी. कलेक्टर पद शुरू किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने. कलेक्टर पद क्यों कहलाया? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कंपनी की भारत में क्या थी? व्यापार करनी थी, है ना. व्यापार के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए. तो पैसा तो पहले इंग्लैंड से आता था, लेकिन अब तो पैसा भारत में ही सोर्सेस पैसे के खोज लिए हैं इन्होंने. तो रेवेन्यू कलेक्शन, भारत का रेवेन्यू जितना हमारे हाथ में आएगा उतना यहाँ का सामान यहीं के पैसे से हम खरीदेंगे, ये सब होने लगा था. तो कलेक्टर का पद वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया है. लेकिन आगे चलकर और जब शुरू हुआ था तो कलेक्टर के पास मजिस्ट्रियल पावर भी थी, जुडिशियल पावर्स भी थी, और कलेक्शन की पावर्स तो है ही. लेकिन कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल जो था, जो वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद आया है 1786 से 1793 तक, उसने इन जुडिशियल पावर्स को ले लिया है. तो पहला स्टेटमेंट ये हो गया. He wanted the collectors to look after revenue collection, which was a more important requirement. दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि उसने कलेक्टर से जुडिशियल पावर्स इसलिए ले ली हैं कि वो ताकि कलेक्टर्स कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू पे कंसंट्रेट कर पाएँ, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो ओवरलोडेड है. क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है? पहला सही है, दोनों गलत हैं. तो पहला तो सही है ही, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको. उसने कलेक्टर से जुडिशियल पावर्स इसलिए नहीं ली हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है. ज़्यादा बड़ी वजह यह है, उसका ये कहना था, इट इज़ मोर कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन सिंगल हैंड. कलेक्टर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू देखता है और रेवेन्यू कलेक्शन में जो मुकदमे बनते हैं उनको जज बन के खुद ही सुनता है. तो इट इज़ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. एक तरफ तो आप मजिस्ट्रेट और जज बन के कलेक्शन का इंचार्ज भी आप हैं, दूसरी तरफ जब कलेक्शन में जो मुकदमे बन जाते हैं उनको वो जज बन के सुनता भी है, निवारण भी करता है. इसका मतलब ये है कि ये तो सेम व्यक्ति ही कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की थ्योरी आ जाती है. और उस समय सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी चल रही थी, तो मैंने आपको पॉलिटी में बताई है सेपरेशन ऑफ पावर्स की एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आर डिफरेंट, लेजिस्लेटिव फंक्शंस आर डिफरेंट एंड जुडिशियल फंक्शंस आर डिफरेंट. तो उस थ्योरी पे काम करता है कॉर्नवालिस, और इसलिए इसने
जजेस से, कलेक्टर से जुडिशियल पावर्स ले ली थी, ना कि इसलिए कि कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू में प्रॉब्लम आ रही है। दिस वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, बिकॉज द सेम पर्सन हु इज एक्टिंग एज अ एग्जीक्यूटिव वॉज ऑल्सो एक्टिंग एज वॉट एज जुडिशरी। और आगे चल के हमारे संविधान में ऐसे इसको देखते हैं हम कैसे, आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें लिखा है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव अलग अलग रहे, मतलब न्यायपालिका पर कार्यपालिका का कोई जोर ना रहे। तो इस थ्योरी का एज अर्ली एज उस समय उसने इससे आगाज कर दिया था। तो सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। Next question, during the rule of the East India Company, which of the following states was annexed on the ground of misrule? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की कॉन्क्वेस्ट शुरू की है। प्लासी बक्सर से बंगाल जीत लेते हैं, पंजाब जीत लेते हैं, मैसूर जीत लेते हैं, मराठा लैंड सबऑर्डिनेट कर लेते हैं। तो 1858 तक तो पूरा भारत ही उन्होंने कैप्चर कर लिया है। लेकिन कौन सा ऐसा राज्य था जो उन्होंने मिसरूल के ग्राउंड पे कैप्चर किया है? कौन सा ऐसा राज्य था? पंजाब था या त्रावणकोर था, मतलब आजकल केरल का एरिया, या मैसूर था या अवध था? विच स्टेट वॉज कैप्चर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसरूल? बताइए कौन सा राज्य था? राज्य को कैप्चर करना है, पॉलिटिकल पावर लेनी है ताकि हमारा व्यापार वहां पर बढ़ सके और रेवेन्यू रिसोर्सेज यही बच सके। तो इट वॉज अवध। The policy of good of the governed। डलहौजी ने इस्तेमाल की है पॉलिसी ऑफ गुड ऑफ द गवर्नड। वाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध, इज मिसरूलिंग हिज पीपुल। वो लोगों पर सुशासन नहीं कर रहा है, इसलिए अवध का कंपनी के कंट्रोल में आ जाना ज़रूरी है ताकि लोगों को हम सही गवर्नेंस दे पाएँ। फॉर डूइंग गुड ऑफ द गवर्न, जो शासित हैं उनको अच्छा शासन देने के लिए अवध का हमारे कंट्रोल में आना ज़रूरी है, क्योंकि अवध का शासक अवध के लोगों पर मिसरूल कर रहा है। ये थ्योरी बताई थी डलहौजी ने, इस बेस पर कैप्चर हुआ था अवध। उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ गुड ऑफ द गवर्न। जो शासित हैं उनके भले के लिए कर रहे हैं ताकि वाजिद अली शाह के बैड गवर्नेंस से हम अवध के लोगों को छुटकारा दिला पाएं। तो इट वॉज अवध। थ्योरी ऑफ गुड ऑफ द गवर्न बाय डलहौजी, एंड अवध वॉज कैप्चर्ड इन 1856, एंड इट वॉज द कंक्लूजन ऑफ द conquest of India by the East India Company, which started from Battle of Plassey in 1757. Now, which of the following governors general or viceroys was liberal towards press freedom? कौन से गवर्नर्स जनरल या वाइसरॉयज थे जो प्रेस फ्रीडम के लिए थोड़े लिबरल माने गए, मतलब जिन्होंने भारतीय प्रेस को थोड़ी सी लिबरेज दी थी, थोड़ा मार्जिन दिया है, लिबरल माने गए हैं? क्या चार्ल्स मेटकाफ था या लिटन था या रिपन था? कौन थे इनमें जो इंडियन प्रेस फ्रीडम के लिए थोड़े से लिबरल माने गए हैं? तो इट वॉज चार्ल्स मेटकाफ, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ही वॉज देयर इन 1836। बेंटिक के जाने के बाद लगभग 1.5 साल तक चार्ल्स मेटकाफ रिमेन्ड इन इंडिया, एंड ही वॉज द वन हु फर्स्ट गेव लॉट ऑफ राइट्स टू इंडियन प्रेस। इंडियन प्रेस को बहुत सारे अधिकार देने वाला पहला गवर्नर जनरल था चार्ल्स मेटकाफ। लिटन तो उल्टा माना जाता है इंडियन प्रेस फ्रीडम के लिए, उसने तो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया था। लिटन ने तो वर्नेकुलर प्रेस कानून लागू कर दिया था, जिसमें इंडियन प्रेस की आज़ादी को उसने बंद कर दिया है, दबा दिया है। तो लिटन वॉज नॉट, और लिटन के वर्नेकुलर प्रेस कानून को ख़त्म कर देता है रिपन। रिपन ने इसे ख़त्म कर दिया है। तो अगेन रिपन ने भी वही काम किया, उसने भी इंडियन प्रेस को लिबरेट किया है। हेंस फर्स्ट एंड थर्ड बी इज द आंसर। चार्ल्स मेटकाफ को बोलते हैं लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु गेव लॉट ऑफ अधिकार टू इंडियन प्रेस। इंडियन प्रेस को बहुत सारे अधिकार देने वाला पहला अंग्रेज था।
उसके बाद लिटन ने तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास किया है, जिसमें कोई भी भारतीय अखबार, भारतीय भाषाओं का अखबार अंग्रेजी शासन के खिलाफ नहीं लिख सकता है, उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। फिर लिटन जब चला जाता है 1876 से 1880 तक लिटन है, फिर 1880 से 1884 तक रिपन है। रिपन ने इस कानून को, वर्नाक्युलर प्रेस कानून को ख़त्म किया है, तो इसने भी लिबरेशन जैसा ही काम किया है। तो ये दोनों हो जाते हैं। नाउ who was the leader of English mission sent to Mughal court in 1715 which succeeded in getting the फरमान of 1717 from Emperor फर्रुख सियार? ये तो आप बता देंगे, लेक्चर में था परसों के। कौन सा वो मिशन था जो फर्रुख सियार के दरबार में गया था, जिससे इनको और व्यापार के अधिकार मिल जाएं? फर्रुख सियार को 1717 का फरमान लेने में कौन सा इंग्लिश मिशन था? थॉमस पिट का मिशन था, या विलियम हैमिल्टन का मिशन था, स्टीफेंसन का मिशन था, या जॉन सरमन का मिशन था? फटाफट सोचिए, आपको याद होगा, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। फर्रुख सियार ने 1717 में एक फरमान दिया है, जिसमें इनको गुजरात और डेक्कन में भी ड्यूटी फ्री ट्रेड के अधिकार मिल गए हैं। औरंगजेब ने तो दे ही दिए थे बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड के अधिकार, फर्रुख सियार ने इसको एक्सटेंड कर दिया है कि आपको ड्यूटी फ्री ट्रेड के अधिकार दक्कन में भी दिए जाते हैं, बॉम्बे, मद्रास में, गुजरात में भी दिए जाते हैं। तो इस अधिकार को लेने के लिए कौन सा मिशन था? यू रिमेंबर, इट वॉज जॉन सरमन। ये 3-4 साल तक लगभग 2 साल तक लगभग, इनफैक्ट तो 1714 में ही ये चला गया था, तो लगभग 2.5-3 साल तक उन्होंने पैरवी की है, तब जाकर इनको फरमान मिला है। और ये जो फरमान था 1717 का फरमान, ये कहलाता है, ऐसे मिल गया था कंपनी को जैसे मिल गया हो मैग्ना कार्टा। अब तो पूरे भारत में ही ड्यूटी फ्री ट्रेड के अधिकार मिल गए हैं, तो कंपनी के व्यापार के लिए सिद्ध हुआ था ये मैग्ना कार्टा, 1717 का फरमान, जॉन सरमन का मिशन। नाउ अनदर क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट है एक लीडर के बारे में, वो लीडर कौन है? ही यूटिलाइज्ड एंड पॉपुलराइज्ड कल्चरल फेस्टिवल्स as annual affairs, represented Congress as a transformed organization at the beginning of 20th century, but could never become president of Congress. इन्होंने कल्चरल नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया, कल्चर या फेस्टिवल्स को इस्तेमाल किया ताकि लोगों को मेन स्ट्रीम ऑफ पॉलिटिक्स में लाया जाए, उन्हें मोटिवेशन दिया जाए ताकि दे कैन बिकम एक्टिव पार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। और कांग्रेस की बिल्कुल अप्रोच ही चेंज कर दी थी इन्होंने, और लेकिन कभी फॉर्मली कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। वॉट इट वॉज M.K. गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष या लाजपत राय। ही यूटिलाइज्ड वेरियस फेस्टिवल्स एज अ you can say occasion to you can say so that masses can become active part of freedom struggle. It was Bal Gangadhar Tilak, गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल्स इन्होंने शुरू किए थे 1890s में। जो ये गणपति फेस्टिवल महाराष्ट्र में होता है, उसकी ये शुरुआत समझ लीजिए एक तरीके से। गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल्स, ये इन्होंने शुरू किए थे महाराष्ट्र में एज ए वेरी वेरी पॉपुलर वंस, सो दैट मासेस कैन बिकम पार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। और कांग्रेस को इन्होंने, जो वो मॉडरेट नीतियां चल रही थी, थोड़ा पैसिव वर्क चल रहा था, उसको एक्टिव में कन्वर्ट किया है। और जो एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ कांग्रेस है, वो उसको आगे लाने में तिलक प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट he could never become former president of Indian National Congress. Hence it is Bal Gangadhar Tilak. Ganpati Festival, Shivaji Festival. The Lahore session of Indian National Congress in 1929 was presided by Jawaharlal Nehru. पता ही है आप लोगों को. But the leader who obtained majority support for presidentship was 1929 में लाहौर सेशन हुआ है, जिसमें पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ है। लेकिन अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, बट हु वाज द लीडर हु गॉट सपोर्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट? किसका नाम ज़्यादा आगे आया था? वॉज इट नेहरू ओनली, पटेल, सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी? सो
Most of the regional Congress committees, they wanted Gandhiji to become president of Lahore session, but finally it was Jawaharlal Nehru. So it was Gandhiji. Most of the Pradesh Congress committees, they wanted Gandhiji to become president of Indian National Congress, even though it was presided by Jawaharlal Nehru. Got? So students, this is all for today. Hope you have enjoyed the questions. इनको करिए, नोट्स बनाइए, जो मैंने बताया है उनको आपने लिख लिया होगा. ये छोटे छोटे नोट्स आपके एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे. सो थैंक्स अ लॉट.